प्रोडक्ट या सर्विस को कितने का बेचना है, ये डिसीजन एक प्रोड्यूसर या फिर सप्लायर का होता है। लेकिन क्या कोई भी प्रोड्यूसर या फिर सप्लायर बिना अपने कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए, बिना अपने कस्टमर को ध्यान में रखते हुए डिसीजन ले सकता है? हम सबको इसका आंसर पता है एंड इट्स अ नो। प्रोड्यूसर के लिए कंज्यूमर को समझना बहुत जरूरी होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैं मार्केट में एप्पल्स को 0 रुपीज पर केजी पर बेचूंगी तो मेरा पूरा स्टॉक खत्म हो जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स और मे बी फ्यू आवर्स। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? इससे मुझे क्या फायदा होगा? और क्योंकि मैं फायदे के बारे में सोच रही हूँ और मैं ये सोचूं कि मुझे ज़्यादा मुनाफा कमाना है, तो मैं प्राइस बढ़ा देती हूँ। सो लेट्स से मैंने एप्पल्स का प्राइस कर दिया ₹1000 पर केजी। सो मे बी नो वन विल बाय इट फ्रॉम मी। तो मुझे कितना प्राइस रखना चाहिए है कि एप्पल्स बिक भी जाए और मुझे प्रॉफिट भी अर्न हो जाए? नाउ दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, जो कहता है कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। मतलब जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो लोगों की जो विलिंगनेस होती है उसे खरीदने की, वो कम हो जाती है एंड वाइसी वर्सा। पर ये विलिंगनेस कितनी ज़्यादा कम होती है, ये कितनी ज़्यादा बढ़ती है, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वॉच। मुझे ये वॉच बहुत पसंद थी, लेकिन मैं इसे इसके ओरिजिनल प्राइस, लेट्स से 10,000 इसका ओरिजिनल प्राइस था, मैं उस पे इसे एक्वायर करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं रेडी नहीं हूँ इस वॉच पे 10,000 रुपये खर्च करने के लिए। अब लेट्स से मिंत्रा पर सेल आई और इस पे लिखा हुआ आ गया 50% ऑफ। मतलब अब ये वॉच मुझे 5,000 रुपीज़ की मिल रही है। तो मैंने बिना दोबारा सोचे इस वॉच को खरीद लिया, मैंने इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया और मैंने खुशी खुशी इसे 5,000 रुपीज़ का खरीद लिया। अब इसी तरीके से एक और प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। लेट्स से जो कंपनी, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस ₹2 से बढ़ा दिया या किसी भी अमाउंट से बढ़ा दिया। अब ऑब्वियस ही बात है, इट विल मेक मी थिंक कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ गया है, मुझे थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को, मुझे इक्विपमेंट्स को कम यूज़ करना चाहिए। लेकिन मैं जितना मर्जी ध्यान से इस्तेमाल करूँ, मैं अपने इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन को बहुत ज़्यादा घटा नहीं सकती हूँ। मतलब मैं थोड़ा उसे ध्यान से इस्तेमाल करूँगी, लेकिन मैं उसकी डिमांड को बिल्कुल कम या फिर ज़ीरो नहीं कर सकती हूँ। सो व्हाट आई एम कंपेयरिंग इज, एक तरफ तो ये वॉच है और दूसरी तरफ वो इलेक्ट्रिसिटी है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी की, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि मेरे पास उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर वो मुझे कुछ प्राइस पे उसे दे रहे हैं तो मुझे उतने पे ही उसे खरीदना पड़ेगा, राइट। तो एक तो पहली चीज़ कि उसका कोई भी सब्सटीट्यूट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और दूसरी चीज़ वो एक तरीके की नेसेसिटी है मेरे लिए। और वहीं अगर मैं बात करूँ इस वॉच की, तो ये मेरे लिए नेसेसिटी नहीं है, मुझे ये बस चाहिए थी। तो जब ये कम प्राइस पे अवेलेबल थी तो मैं इसे एक्वायर करने के लिए तैयार हो गई थी। अगर मैं एक प्रोड्यूसर के कंटेक्स्ट से सोचूं, प्रोड्यूसर हमेशा चाहेगा कि उसका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो जाए, राइट। तो जब वो अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहेगा, तो रेवेन्यू बढ़ाने के दो ही तरीके होते हैं। या तो प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दे, या फिर वो अपनी सेल्स का नंबर बढ़ा दे। तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ये वॉच हो गई, क्लोथ्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, टीवीज हो गए, इनकी डिमांड को बढ़ाने का, इनके रेवेन्यू को बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, और वो है इनकी सेल्स को इंक्रीज करना, मतलब डिमांड को इंक्रीज करना। और वो हो सकता है इनके प्राइजेस को घटाकर। मतलब ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो प्राइस के कंटेक्स्ट में काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका अगर प्राइस कम होता है तो ज़्यादा कंज्यूमर्स इन्हें कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए कंपनीज को अगर अपना रेवेन्यू बढ़ाना होता है तो उन्हें अपना प्राइस थोड़ा एडजस्ट करके नीचे करना पड़ता है, ताकि वो अपनी सेल्स इंप्रूव कर सकें। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ नेसेसिटीज़ की, जैसे मैंने अभी बात किया गैस की, या मैं बात करूँ पेट्रोल की, या मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी की, ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। तो अगर इन सब चीज़ों में सप्लायर को या प्रोड्यूसर को रेवेन्यू बढ़ाना होता है, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्राइस को बढ़ाना होता है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि कोई भी कंज्यूमर बिल्कुल विड्रॉ बैक नहीं कर पाएगा उसकी कंजम्पशन से। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट्स लाइक रेफ्रिजरेटर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी हैं, वो काफ़ी प्राइस सेंसिटिव हैं। वेयर जो नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, आपकी पावर हो गई, ये सारे आपके प्राइस सेंसिटिव नहीं हैं। और अगर मैं इसे इकोनॉमिक्स के टर्म में बोलूँ तो हम इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। और अगर इलास्टिसिटी में भी मैं इसे और बाइफरकेट करूँ तो हम इसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। मतलब प्राइस के कंटेक्स्ट में डिमांड किस तरीके से बिहेव कर रही है और कितना रिस्पॉन्सिवनेस
दिखा रही है कि प्राइस कितने चेंज होने की वजह से उसका क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना फर्क पड़ेगा। तो दो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ा लेकिन उसकी वजह से डिमांड में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया, और वहीं पर जब इसका जो प्राइस था वो 50% से घट गया तो मे बी इसकी डिमांड बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गई। सो दिस इज योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमें मैग्नीट्यूड बताता है कि प्राइस में कितना चेंज आने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एप्पल्स का प्राइस जो था वो 10% से इंक्रीज हो गया तो उसकी जो डिमांड थी वो 30% से डिक्रीज हो गई, राइट। सेइंग इट अगेन, प्राइस एप्पल्स का 10% से बढ़ा और उसकी वजह से जो एप्पल्स की क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 30% से कम हो गई। तो मतलब प्राइस में कम चेंज आया लेकिन उसके कंटेक्स्ट में, उसके रिलेशन में क्वांटिटी डिमांडेड में एक बड़ा चेंज आया, राइट। तो अगर मैं इसे एक फॉर्मूले के फॉर्म में पुट करने की कोशिश करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। अब आप ये देखिए, मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ कि प्राइस में कितने चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना फर्क आ रहा है, और इस वजह से जो प्राइस है, जो चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, वो मैंने डिनोमिनेटर पे लिया है क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है। मैं स्टडी कर रही हूँ कि डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है प्राइस का। तो प्राइस यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट फैक्टर है और जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारा डिपेंडेंट फैक्टर है। जो डिपेंडेंट किस पर है? प्राइस पे डिपेंडेंट है। और इसीलिए इसका फॉर्मूला, अगर मैं बात करूं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो और मैं उसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की बात करूं तो इसका फॉर्मूला आता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हमें अच्छे से पता है कि लॉ ऑफ डिमांड ने बताया है कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में एक इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो इसकी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें नेगेटिव साइन से मतलब नहीं है, और इसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो जो ये ईपी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर मैं जो भी एग्जांपल कह रही थी उसे मैं यहाँ पे पुट इन करूँ तो क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क आया था 30% का और परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो था वो था 10 का। तो यहाँ पे हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी है एप्पल्स की डिमांड की वो आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज योर 3। तो हम कह सकते हैं जो हमारे एप्पल्स की प्राइस इलास्टिसिटी है वो है इक्वल टू 3। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसे कैलकुलेट करने के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं हमारे पास। पॉइंट इलास्टिसिटी होता है हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता है। तो हम उसमें से कुछ मेथड्स पर अभी डिस्कशन करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग कौन कौन से मेथड्स हैं प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए, पहले हम देख लेते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी कौन कौन से टाइप की हो सकती है। यहाँ पर अभी मैंने एक ग्राफ बनाया है, पहले हम समझते हैं कि ग्राफ क्या बता रहा है। मैंने वाई एक्सिस पे लिया है किसी भी प्रोडक्ट का, लेट्स से प्रोडक्ट का नाम कुछ भी है, उसका प्राइस लिया है और यहाँ पे लिया है मैंने क्वांटिटी डिमांडेड। ये दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। सो एज यू कैन सी प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कंसिस्टेंट है। मतलब चाहे प्राइस मैं यहाँ पर कहती हूँ, लेट्स से यहाँ पे प्राइस था 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लेट्स से यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड थी 10 यूनिट्स की। तो चाहे प्राइस 1 से लेके 10 के बीच में कहीं पे भी वेरी कर रहा है, मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 10 है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं उसकी डिमांड जो है वो प्राइस से बॉदर नहीं हो रही है। मतलब वो बिल्कुल, उसका जो प्राइस है वो बिल्कुल भी बॉदर नहीं कर रहा है इसकी डिमांड को। तो इसे हम कहते हैं दैट इट इज नॉट एट ऑल सेंसिटिव। जो डिमांड है वो सेंसिटिव है ही नहीं प्राइस की तरफ, या जिसे मैं कहूँ इट इज इनइलास्टिक। इट इज कॉल्ड इनइलास्टिक, मतलब वो बॉदर ही नहीं हो रही है। जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो प्राइस की वजह से बॉदर ही नहीं हो रही है। तो हम इसे कहते हैं कि इनइलास्टिक डिमांड है, और इसका डिमांड कर्व जो होता है वो एक वर्टिकल बनता है। और अगर मैं बात करूँ, ये एक बहुत हाइपोथेटिकल केस है जहाँ पे थोड़ी सी भी डिमांड चेंज नहीं हो रही है प्राइस की वजह से, और इसीलिए मैं इसलिए बोलती हूँ परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब ये इनइलास्टिक तो है लेकिन ये क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। मतलब बिल्कुल भी क्वांटिटी में चेंज आ ही नहीं रहा है बिकॉज ऑफ प्राइस। तो ये है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक का ग्राफ, जो एक वर्टिकल लाइन है जो कि पैरेलल है आपके वाई एक्सिस पर, और ये वाई एक्सिस क्या डिनोट कर रहा है, आपका प्राइस, और एक्स एक्सिस आपका डिनोट कर रहा है क्वांटिटी। सो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड जब होगी तो हमारे पास एक वर्टिकल ग्राफ आ जाएगा।
दूसरे टाइप की जो हमारी इलास्टिसिटी है उसमें हम लोग देख रहे हैं ये वाला ग्राफ, अगेन प्राइस और क्वांटिटी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पर कितनी भी क्वांटिटी डिमांडेड हो सकती है, और अगर हम थोड़ा सा भी प्राइस ऊपर या नीचे कर रहे हैं तो आपका डिमांड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। मतलब इस प्राइस पर तो कितनी भी क्वांटिटी डिमांडेड हो सकती है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसे हम बोलते हैं कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हाईली सेंसिटिव है प्राइस की तरफ, और इस वजह से जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्राइस बदल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि डिमांड कितनी ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगी इसके रिलेशन में। तो इसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, इसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मतलब जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स योर प्राइस। इसके बाद हमारे पास आता है एक और केस। लेट्स से हमारा ओरिजिनल प्राइस था P0 और इस ओरिजिनल प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड थी Q0। अब मैंने प्राइस जो था वो P0 से इंक्रीज करके P1 पे कर दिया। लेट्स से मैंने अपना प्राइस जो था इस प्रोडक्ट का वो 10% से इंक्रीज कर दिया, और इसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड थी इस प्रोडक्ट की वो 20% से रिड्यूस हो गई। तो आप देख सकते हैं प्राइस में चेंज कम आया है, लेकिन डिमांड में उसकी वजह से इम्पैक्ट ज़्यादा आया है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी डिमांड है वो प्राइस के कंटेक्स्ट में काफ़ी सेंसिटिव है, और इसे हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। इसे हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। मतलब जो प्राइस है उसमें कम चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में उसके हिसाब से ज़्यादा चेंज आ रहा है, क्योंकि मेरी क्वांटिटी डिमांडेड काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है उसके प्राइस को लेकर। तो इसे हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो बनेगा इस तरीके की लाइन। नेक्स्ट इज, यहाँ पे भी हमने ओरिजिनली लिया है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस P है, P0 है, और इस P0 पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो है Q0, राइट। अब मैंने प्राइस जो था वो P0 से इंक्रीज करके कर दिया P1, और लेट्स से चेंज है 30% का, और इसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो घट गई बाय लेट्स से 10%। तो मतलब प्राइस में चेंज आया है काफ़ी बड़ा, प्राइस में चेंज आया है 30% का, लेकिन उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो घटी है सिर्फ और सिर्फ 10% से। नाउ दिस इज कॉल्ड इन इलास्टिक डिमांड। मतलब जो हमारी डिमांड है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है प्राइस के कंटेक्स्ट में। अगर ज़्यादा सेंसिटिव होती तो 30% की वजह से डिमांड में काफ़ी बड़ा फर्क आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस में ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आया, लेकिन प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फर्क आया, और उसकी वजह से डिमांड पे इतना फर्क नहीं पड़ा। तो इसे हम बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। दिस इज योर इन इलास्टिक डिमांड। तो हमने देखा परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिसिटी, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड। तो जितने भी हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी देखे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसे एक साथ पुट करते हैं और देखते हैं कि इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसकी वैल्यू क्या आती है। मैथमेटिकली अगर मैं आपको हमने देखा था, इट वाज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि चेंज इन प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना फर्क पड़ रहा है। तो अगर मैं इस केस में देखूँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ परसेंटेज चेंज। अब चेंज को मैं डिनोट कर रही हूँ डेल्टा से, ये जो ये ट्राइंगल है इसे हम डेल्टा बोलते हैं। मैं चेंज को डिनोट कर रही हूँ डेल्टा से। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, अब मैं यहाँ पे आगे परसेंटेज का साइन भी बना देती हूँ कि मैं परसेंटेज की वैल्यूज दे रही हूँ। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर आप इस ग्राफ पे देखेंगे तो चेंज इन प्राइस तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो किसी भी प्राइस पर चेंज नहीं हो रही है। मतलब जो ये वैल्यू है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज ही नहीं हो रही है। तो अगर मैं इसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट करूंगी तो वो आएगी 0। मतलब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज ही नहीं हो रही है। तो 0 डिवाइडेड बाय मैं कुछ भी करती रहूं, वैल्यू मेरी क्या आएगी, 0 ही आएगी। अगर 0 न्यूमरेटर में है, 0 को मैं किसी भी चीज से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर 0 ही आएगा। तो इसीलिए जो ये परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, इसकी मैथमेटिकल वैल्यू मैं कहूँ या मैं इसकी प्राइस इलास्टिसिटी कहूँ, वो होती है आपकी 0 के बराबर। अगर मैं कहती हूँ किसी प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी 0 है, इसका मतलब ये है कि वो अपने प्राइस के कंटेक्स्ट में उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल पर आते हैं, या नेक्स्ट वाले प्राइस इलास्टिसिटी पर आते हैं, जहां पर
प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड तो चेंज हो रही है, लेकिन जो यहाँ पे प्राइस है वो चेंज नहीं हो रहा। तो मतलब जो डिनोमिनेटर है वो है आपका जीरो। तो मैं कोई भी वैल्यू को अगर जीरो से डिवाइड करती हूँ तो उसका जो आंसर है वो हमेशा आता है इनफाइनाइट, राइट। तो चेंज इन प्राइस जो है वो जीरो है, तो अगर जीरो डिनोमिनेटर में है तो यानी कि इसकी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम कहते हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो किसके बराबर हो जाती है, इनफाइनाइट के बराबर हो जाती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी अगर किसी प्रोडक्ट की इन्फिनिटी होगी, इसका मतलब ये है कि वो परफेक्टली आपका वो इलास्टिक है, इट इज परफेक्टली इलास्टिक। अब मैं अगर बात करूं यूनिटरी इलास्टिसिटी की, तो ये कह रहा है कि अगर मेरा प्राइस P0 से P1 पर गया है, मतलब लेट्स से प्राइस में 10% का इंक्रीज आया है, तो क्वांटिटी डिमांडेड 10% से डिक्रीज हो गई है, क्योंकि हम लॉ ऑफ डिमांड समझ रहे हैं, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी। तो प्राइस बढ़ा 10% से और क्वांटिटी डिमांडेड घट गई 10% से। तो अगर मैं इसे फॉर्मूला में लिखूं तो 10 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा 1 के बराबर। तो मतलब यूनिटरी इलास्टिसिटी में जो यूनिटरी बता ही रहा है इट इज इक्वल टू 1, तो जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो यहाँ पर होगी इक्वल टू 1। अब जो ये तीन केसेस हैं ये रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, ये ज्यादा आपका बुक में ही एग्जिस्ट करते हैं, ये रियल लाइफ में इतना एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये जो ये तीन है ये एकदम ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, या तो जीरो है या इनफाइनाइट है या फिर 1 है। ये दोनों जो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है, दैट इज प्राइस इलास्टिक एंड प्राइस इन इलास्टिक, ये थोड़ी रियलिस्टिक है, ये रियलिस्टिक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर मैंने दिखाया है कि जो प्राइस था वो P0 से P1 गया, लेट्स से ये चेंज है 10% का, प्राइस बढ़ा 10% से, और जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो घट गई आपकी 20% से, राइट। तो प्राइस में चेंज आया 10% का, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया 20% का, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के कंटेक्स्ट में ज्यादा चेंज हुई है। अगर मैं इसे फॉर्मूला में पुट करूं तो ये होगा 20 डिवाइडेड बाय 10 और इसकी वैल्यू आई है 2, या इसे हम कहते हैं कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आएगी उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिक। तो जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसे हम कहते हैं इट इज प्राइस इलास्टिक। और ये कब होता है, ये होता है हमारे प्रोडक्ट्स, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था वॉच का, मैंने एग्जांपल लिया था फर्नीचर का, मैंने एग्जांपल लिया था आपके गुड्स लाइक आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, ये प्राइस इलास्टिक होते हैं, मतलब प्राइस में हल्का सा चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। वही अगर मैं यहाँ पे बात करूं, प्राइस जो था वो P0 से बढ़कर P1 पर हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो Q0 से घट के Q1 पर हो गई। प्राइस में चेंज आया लेट्स से 30% का और क्वांटिटी डिमांडेड घट गई लेट्स से 10% से। तो अब अगर आप देखेंगे ये होगा 10 डिवाइडेड बाय 30, राइट, दिस विल बी 10 डिवाइडेड बाय 30। तो यहाँ पर जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी होगी इट विल बी लेस देन 1, यहाँ पे जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी होगी दैट विल बी लेस देन 1, प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। इसका एग्जांपल है जो हमने दूसरा एग्जांपल लिया था, दैट वाज योर इलेक्ट्रिसिटी या फिर आपका फ्यूल। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, जो हमने लास्ट कुछ दिनों में काफी ज्यादा देखा, तो हमें ऑब्वियसली वी आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, हमें खुशी नहीं होती कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, हमें टेंशन हो जाती है कि किस तरीके से हमारा बजट बिगड़ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पेट्रोल यूज करना बंद कर देते हैं। मैं फिर भी आई विल स्टिल गो टू माई वर्क प्लेस यूजिंग माई कार, आई विल स्टिल बी यूजिंग पेट्रोल। महंगा हो गया है वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, लेकिन मैं अचानक से अपनी पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डालना नहीं शुरू कर दूंगी, राइट, या फिर मैं अपनी पेट्रोल वाली गाड़ी को अचानक से इलेक्ट्रिसिटी कार में कन्वर्ट नहीं कर दूंगी, राइट। तो जो प्राइस है, प्राइस में बेशक काफी बड़ा चेंज आता है, लेकिन हमारा उसकी डिमांड पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि वो एक तरीके की नेसेसिटी होती है। अगर मैं इसका फ्लिप साइड लूंगा, पेट्रोल सस्ता हो जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं अपनी गाड़ी ऑन करके छोड़ दूंगी, मैं फिर भी अपनी डिमांड उतनी ही रखूंगी। थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं, थोड़ा डिमांड ऊपर जा सकती है, थोड़ी डिमांड नीचे जा सकती है प्राइस के कंटेक्स्ट में। तभी मैंने आपसे कहा कि ये दोनों केसेस जो हैं ये थोड़ा एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि थोड़ा बहुत डिमांड में तो फर्क पड़ता ही है प्राइस की वजह से, राइट। तो इसलिए मैं कहती हूँ जो प्राइस इनइलास्टिक है, इसका आपका एग्जाम्पल होता है नेसेसिटी की चीजें, जैसे आपका पेट्रोल हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन चीजों का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है, मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि पेट्रोल की गाड़ी में आप अचानक से डीजल या फिर आप उसे इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं एकदम से, तो इनका एक तो सब्सटीट्यूट नहीं होता है, और दूसरा ये है कि ये इररिप्लेसेबल है,
राइट, और हमारे ऊपर इट्स नॉट इन आवर हैंड टू कंट्रोल द डिमांड। और वहीं मैं बात करूँ इन प्रोडक्ट्स की जो आपकी कंज्यूमर गुड्स हैं, जैसे मैं क्लोथ्स की बात कर रही हूँ, पैरल्स की बात कर रही हूँ, फुटवेयर्स की बात कर रही हूँ, इन सब चीज़ों पे हमारा एक कंट्रोल होता है। हम इनकी जो डिमांड है उसे पोस्टपोन कर सकते हैं, हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये प्राइस सेंसिटिव होते हैं और इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं प्राइस इलास्टिक। सो आइदर इट इज 0, इट इज इनफाइनाइट, 1, इट इज ग्रेटर देन 1 और इट इज लेस देन 1। इन दोनों में आप देखोगे ये वाला जो ग्राफ होता है थोड़ा ग्रेजुअल होता है इसका डिमांड का, और जो ये वाला होता है वो थोड़ा स्टीप होता है क्योंकि प्राइस के कंटेक्स्ट में क्वांटिटी में कम चेंज आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में और दो मेथड्स होते हैं, एक आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और एक आपका पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। और इसके बाद हमारे पास दो और टाइप की इलास्टिसिटी होती हैं, इनकम इलास्टिसिटी एंड योर क्रॉस इलास्टिसिटी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट दिस टॉपिक्स तो प्लीज़ 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 लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, so that we can flourish and I can make this platform for everyone who wants to learn economics. Thank you so much for watching.